हेलो बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था फ्री फॉल क्या होता है और हमने जी का वैल्यू को कैलकुलेट किया था। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। देखिए, सबसे पहले टाइटल को समझिए। टाइटल क्या बोलता है? सो ये बोल रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पर अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसका मोशन में क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब वो देखिए, समझिए। देखिए, एक मिनट, देखिए क्या बोल रहा है। हेडिंग इसका बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है तो बोल रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर इस ऑब्जेक्ट के मोशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम लोग को वही पढ़ना है। ठीक है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते इस ऑब्जेक्ट के मोशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमको वो चीज़ पढ़ना है। ठीक, देखिए, ये चीज़ को समझने के लिए यहाँ पर लिखा गया है, लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड वेदर ऑल ऑब्जेक्ट होलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, विल फॉल फ्रॉम अ हाइट एट द सेम रेट। देखिए, बोल रहा है ये चीज़ को समझने के लिए हम लोग को एक एक्टिविटी देखना होगा और उस एक्टिविटी से हम लोग को ये समझना होगा कि जितने सारे ऑब्जेक्ट है, होलो कहने का मतलब वो हुआ कोई खोखला ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, ऊपर से तो मतलब देखिए, होलो का कहने का मतलब हुआ जैसे देखिए इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है लेकिन इसके अंदर पूरा जो स्पेस है वो पूरा खाली रहेगा। ठीक है, ये पूरा स्पेस रहेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं होलो स्फीयर, होलो बोलते हैं उसको। ठीक है, पूरा होलो हो या सॉलिड हो या बिग हो या स्मॉल हो, ठीक है, जब उसको गिराइएगा कोई हाइट से, ठीक है, जब उसको कोई हाइट से गिराइएगा ना तो वह सेम रेट से गिरेगा। ठीक है, कहने का मतलब हुआ यदि कोई भी ऑब्जेक्ट कोई भी हो, अगर उसको कोई सेम हाइट से गिरा रहे हैं तो वह गिरेगा ना तो सेम रेट से गिरेगा। इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ एक एक्टिविटी दे रखा है। देखिए, हम लोग एक्टिविटी समझते पहले। देखिए क्या लिखा हुआ है, टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड ए स्टोन, ड्रॉप देम साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, ऑब्जर्व वेदर बोथ ऑफ देम रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। देखिए, बोल रहा है हम लोग एक पेपर का टुकड़ा लेंगे और एक स्टोन लेंगे। ठीक है, हम लोग एक छोटा सा पेपर लेंगे और एक स्टोन लेंगे और उसको हम लोग साइमल्टेनियसली, कहने का मतलब वो एक साथ कोई बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिराएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो ऑब्जर्व करेंगे कि जो दोनों ऑब्जेक्ट है ना वो ग्राउंड पे है ना साइमल्टेनियसली पहुंच रहा है। साइमल्टेनियसली कहने का मतलब हुआ कि वो दोनों ऑब्जेक्ट जो है वह धरती पे साथ में पहुंच रहा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, वी सी दैट पेपर रीचेज द ग्राउंड लिटिल लेटर देन द स्टोन। देखिए, बोल रहा है हम लोग देखेंगे कि जो स्टोन है ना वो पेपर से थोड़ा सा पहले गिरेगा ज़मीन पे। ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्यों पहले गिरेगा? देखिए हम बोल रहा है दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एयर रेसिस्टेंस। देखिए, क्योंकि देखिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरेगा तो उस पर एयर का प्रभाव पड़ेगा, एयर उसका विरोध करेगा उसको गिरने में, तो पत्थर पे एयर का प्रभाव कम रहेगा जिसके कारण पत्थर जो है पेपर से थोड़ा सा पहले गिर जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सारा चीज़, द एयर ऑफर्स रेसिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन टू द मोशन ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट। एयर जो है फ्रिक्शन उत्पन्न करता है फॉलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द एयर टू द पेपर इज मोर देन द रेसिस्टेंस ऑफर टू द स्टोन। देखिए, जो एयर रेसिस्टेंस करेगा ना, देखिए क्या बोल रहे हैं सो, देखिए ये अर्थ हुआ, ठीक है, ये अर्थ मान लीजिए और ये कोई पेपर का टुकड़ा है। ठीक है, ये पेपर का टुकड़ा है और ये स्टोन है। ठीक है, दोनों सेम हाइट से नीचे गिर रहा है लेकिन इसमें ना एयर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, एयर का जो रेसिस्टेंस होगा ना वो इसमें ज़्यादा होगा और इसमें जो स्टोन में जो एयर का रेसिस्टेंस होगा वह कम होगा, जिस कारण से ये स्टोन थोड़ा सा पहले आके अर्थ के सरफेस पे गिरेगा और ये पेपर जो है थोड़ा सा बाद में आके अर्थ का सरफेस पे गिरेगा। समझ में आया? देखिए क्या लिखा हुआ है उसके बाद, देखिए, if we do the experiment in a glass jar from which air has been sucked out, the paper and the stone would fall at the same rate। देखिए, बोल रहा है यदि हम इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग किसी जार के अंदर करें। ठीक है, ग्लास का जार ले लीजिए और उस जार के अंदर इसी एक्सपेरिमेंट को आप कीजिए
एक्सपेरिमेंट को अब जब जार के अंदर ये करेंगे तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप उस वहाँ से एयर को आपको सग्ड करना है, यानी कि एयर आपको वहाँ से निकाल लेना है, ठीक है, एयर को उस जार से निकाल लेना है। तो अब देखिएगा जो पेपर है और स्टोन जो है वो सारा का सारा जो ग्लास का सरफेस है वहाँ पर सेम रेट से गिरेगा, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, देखिए क्या बोल रहा है। वी नाउ डेट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल। हम लोग जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरता है फ्री फॉल में तो वह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10.9, इक्वेशन नंबर 10.9 में हम लोग देखे थे, इक्वेशन नंबर 10.9 में हम लोग देखे थे G इज इक्वल टू कैपिटल G m/r²। देखिए इक्वेशन नंबर 10.9 में हम लोग ये देखे थे, रुकिए दिखा रहे हैं आपको, देखिए 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 इक्वेशन नंबर 10.9 कैपिटल स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m/r², ठीक है। जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल की कंडीशन में गिरता है तब देखिए देखिए क्या बोल रहा है। दिस एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास। यह जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ना ऑब्जेक्ट में, उस समय जो एक्सेलरेशन जो होता है वह मास से इंडिपेंडेंट होता है। मास से इंडिपेंडेंट कहने का मतलब हुआ जब किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वह उसके मास से इंडिपेंडेंट रहेगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए दिस मीन्स दैट ऑल ऑब्जेक्ट होलो और सॉलिड, बिग और स्मॉल, शुड फॉल एट द सेम रेट। देखिए इसका कहने का मतलब हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट होलो हो, सॉलिड हो, बिग हो, स्मॉल हो, वो सारा का सारा सेम रेट से धरती पे गिरेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? क्यों गिरेगा सेम रेट से? क्योंकि जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जब वो अर्थ की ओर आता है तो मास पे डिपेंड नहीं करता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के द्वारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया जाएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, और वह उसके मास से भी इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ और आता है यहाँ पर, देखिए अकॉर्डिंग टू ए स्टोरी गलेलियो ड्रॉप्ड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इन इटली टू प्रूव द सेम। देखिए बहुत पुराना घटना है, ठीक है, एक बार का बात है, ठीक है। गलेली नाम का कोई व्यक्ति था, वह इटली के लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे सबसे ऊपर चढ़ा और वहाँ से उसने ऑब्जेक्ट को जब गिराया, दो ऑब्जेक्ट को, तो दोनों ऑब्जेक्ट जो था ना वह अर्थ के सरफेस पे सेम टाइम पे गिरा, जिसे देख के यह अनुमान लगाया गया कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है एज जी इज ए कॉन्स्टेंट नियर द अर्थ। अर्थ के सामने जी का जो वैल्यू होगा वह कॉन्स्टेंट होगा, 9.8 के इक्वल होगा, ठीक है। ऑल द इक्वेशन फॉर द यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिकम्स वैलिड विथ एक्सेलरेशन ए रिप्लेस्ड बाय जी। देखिए क्या बोल रहा है कि जितने भी इक्वेशन है ना यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, जितने भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जितना भी इक्वेशन है वह सारा का सारा वैलिड होगा विथ एक्सेलरेशन ए रिप्लेस्ड बाय जी। देखिए क्या है, समझिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है। सो देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए बोल रहा है, जानते हैं हम लोग कि इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन का देखिए 3 यहाँ पर बना हुआ है इक्वेशन, ठीक है। मोशन का 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ना, ये सारा का सारा एक्सेलरेशन इक्वेशन का ये यूनिफॉर्मली है, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, ठीक है। ये एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्मली है। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब हुआ कि समान एक्सेलरेशन है, ठीक है, समान एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन जो होगा इक्वेशन का चेंज नहीं करेगा। उसी प्रकार अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पर अगर आप यहाँ पर जी लिख दीजिए तो वह गलत नहीं होगा। देखिए एक मिनट समझाते हैं हम आपको। देखिए
क्या है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है इतना। हम ये बोल रहे हैं हम कि v इज इक्वल टू यू प्लस आप जी टी कर दीजिए तो ये वाला भी करेक्ट होगा और ये वाला आपका इक्वेशन भी करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ एक्सेलरेशन हम आपको क्या बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर जी का जो हम लोग वैल्यू ले रहे हैं अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के नियर, जी का जो वैल्यू होगा वह होगा 9.8। यानी कि देखिए 9.8 कहने का मतलब क्या हुआ, ये भी यूनिफॉर्म हुआ, यानी कि ये चेंज नहीं करेगा अर्थ के सरफेस पे। तो आप यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह पे आप जी लिखिएगा तो आपका ये इक्वेशन जो है वह गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ भी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ भी आप एक्सेलरेशन की जगह पे जी पुट कीजिए, इक्वेशन आपका सही होगा। लेकिन यहाँ पर जी हम लोग कब पुट करेंगे, तो जब ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सरफेस के नियर होगा, ठीक है, सामने होगा, ठीक। देखिए और यहाँ क्या बोल रहा है सो, यहाँ समझिएगा, एक मिनट। देखिए देखिए यहाँ क्या बोलता है, वेयर u and v are the initial and final velocity and s is the distance covered in time t। u और v जो है इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। u और v क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। u और v, u होगी आपका इनिशियल वेलोसिटी और v होगी आपका फाइनल वेलोसिटी। और s क्या है, तो s जो है डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, टाइम t, 30 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया गया, ठीक है, वह एस शो करता है। इन अप्लाइंग दिस इक्वेशन वी विल टेक एक्सेलरेशन ए टू बी पॉजिटिव। जब हम लोग ये इक्वेशन लेंगे तो हम लोग को यह ध्यान रखना होगा कि एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा, सो ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन टू बी पॉजिटिव व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए क्या बोल रहा है, सो समझिएगा पहले। देखिए यहाँ लिखा हुआ है एक्सेलरेशन टू बी पॉजिटिव व्हेन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया, एफ कोई फोर्स लगाया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया तो यह ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगा, ठीक है, और इसका वेलोसिटी भी इधर की ओर होगा, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन इधर है और इसका वेलोसिटी भी इधर है, ठीक है। और वेलोसिटी क्या कर, देखिए तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। जब हम फोर्स लगाए तो ऑब्जेक्ट यहाँ आया, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ आया, मान लीजिए शुरू में इसका वेलोसिटी था, इस शुरू में ऑब्जेक्ट रेस्ट में था तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो जीरो होगा। और फिर जब ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाइएगा तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा v, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया, v माइनस जीरो अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, v बाई टी, यानी देखिए पॉजिटिव वैल्यू दिया, ठीक है। और यही सपोज कीजिए कि बॉल इधर मूव कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि बॉल u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक। देखिए और बाद में आप क्या किए कि इधर से एक फोर्स लगा दिए, इधर से आप एक फोर्स लगाएं तो ये बॉल जो है यहाँ पर रुक गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया इनिशियल वेलोसिटी और यहाँ पर रुक गया तो ये हो गया आपका फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया u, फाइनल वेलोसिटी हो गया, सॉरी आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो, ठीक है, आपका इनिशियल वेलोसिटी हो गया u और टाइम लग रहा है कितना t, तो आपका एक्सेलरेशन क्या आ गया माइनस u अपॉन टी। देखिए यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अगर अपोज कीजिएगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज कीजिएगा तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा नेगेटिव होगा, और किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन का अगर आप अपोज नहीं कीजिएगा तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वह पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखा है, देखिए क्या बोल रहा है सो, ए कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड, लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर सिंप्लीफाइंग द कैलकुलेशन।
देखिए क्या बोल रहा है, एक कार है जो कि एक लेज से गिर रहा है, ठीक है, ग्राउंड पे, और उसको गिरने में टाइम लग रहा है 0.5 सेकेंड, और बोल रहा है आप लोग जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। हम लोग जानते हैं जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन सिंप्लीफाइंग मतलब कहने का मतलब है कि कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए जी का जो वैल्यू है वह 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको लेने के लिए बोला है, ठीक है। तो आपको बताना है कि व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, कि ग्राउंड में जब वह कार आके हिट करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो उस कार का स्पीड क्या होगा गिरने का, ठीक है। एक क्वेश्चन ये पूछा। फिर सेकंड में आपसे पूछ रहा है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड, कि 0.5 सेकेंड में जो कार का एवरेज स्पीड होगा गिरने के दौरान वह कितना होगा, आपको वो फाइंड करना है। फिर तीसरा में आपसे पूछ रहा है कि हाउ हाई इज़ द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से लेज का जो हाइट है वह कितना है, आपको ये बताना है। देखिए तो टाइम आपका है t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड बोला है, तो आप हाफ सेकेंड इसको लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए टाइम आपको बोला है 0.5 सेकेंड, टाइम आपको बोला है 0.5 सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5/10 आएगा, तो आप इसको जब काटिएगा तो 1/2 सेकेंड आएगा। देखिए ठीक है, तो आपका टाइम हो गया 1/2 सेकेंड, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी आपका हो गया 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखिए शुरू में ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा तब ना गिरना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरेगा, ठीक है, मान लीजिए पेंसिल को हम यहाँ से छोड़ रहे, ठीक है, गिरेगा ये जब नीचे, तो जब ये गिरेगा तो उस टाइम जब गिरने वाला रहेगा तो उस टाइम इसका हाइट तो जीरो, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो ना होगा। देखिए जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम लोग कोई पत्थर के ऊपर फेंकते हैं, फिर यहाँ कोई फिक्स पॉइंट पे जाके वह रुकता है, फिर नीचे गिरना स्टार्ट करता है, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा 0 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है, तो ग्रेविटी के कारण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग जी का वैल्यू लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्सेलरेशन ऑफ द कार का जो एक्सेलरेशन होगा वो भी होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए आप बोलिए यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि देखिए फोर्स लग रहा है किधर, नीचे की ओर, फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, और जो ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो अभी किधर है, जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है या डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू लिए हम लोग +10, ठीक है। हम आपको बोले थे कि देखिए अभी यहाँ इतना समझिए, देखिए ये डाउनवर्ड क्या बता रहा है कि फोर्स लग रहा है नीचे की ओर और जो डायरेक्शन है वो भी नीचे की ओर है, तो हम लोग एक्सेलरेशन इसलिए लिए +10, ठीक है। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का मोशन का अपोज हम लोग नहीं कर रहे हैं। हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन इंटू टाइम, ठीक है। v इज इक्वल टू होता है एक्सेलरेशन इंटू टाइम, हम लोग यहाँ स्पीड फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर जो आपका टाइम दिया गया है 0.5 सेकेंड दिया गया है, तो आपका स्पीड निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड, कि 5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे आ रहा है, ठीक है। आपका पहला यहाँ पर फाइंड होगी। आप सेकेंड में देखिए आपसे क्या बोल रहा है, देखिए सेकेंड में आपको क्या बोला है, सेकेंड में आपको बोला है कि बताइए कि इसका एवरेज स्पीड क्या होगा। हम आपको पिछला चैप्टर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल स्पीड प्लस फाइनल स्पीड, ये तो इनिशियल वेलोसिटी बोलिए प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। तो देखिए इनिशियल स्पीड हो गया इसका 0 मीटर पर सेकेंड और फाइनल स्पीड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 2, तो यहाँ से आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा था कि कितना हाइट तक जो है वो ग्राउंड से कितना हाइट पे है, ठीक है। यानी कि आपको उसका डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे कि ग्राउंड से कितना हाइट से गिर रहा है वो ऑब्जेक्ट या वो कार, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर आपको वो बताना है। तो एस इज इक्वल, तो आप लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है हाफ AT², ठीक है। यहाँ पर हो गया हाफ ए का वैल्यू हो गया 10, और यहाँ पर जो टाइम है वहाँ पर आपको दिया हुआ 0.5, ठीक है। तो आप इसका होल स्क्वायर कीजिएगा, और जब न्यूमेरिकल्स बनाइएगा तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग लिखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। यदि आप ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते तो हो सकता है यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पर सेकेंड स्क्वायर ये कट जाएगा तो आपका बचेगा मीटर, तो हो सकता है आपको काटने में दिक्कत होगा, तो आप आंसर गलत भी कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ कुछ नहीं लिखिएगा, ठीक है, ये सब नहीं लिखिएगा, यूनिट नहीं लिखिएगा, ठीक है। लास्ट में देखिए आपको क्या निकालने बोला है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम लोग लेते हैं मीटर में, तो 1.25 मीटर हो जाएगा आंसर, ठीक। देखिए
अब उसी तरह का एक और न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हम आपको समझा देते हैं, आप खुद ही बनाइएगा। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। बोल रहा है कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकेंगे, ठीक है, तो वह 10 मीटर हाइट तक जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, तो वह नीचे गिरने लगता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वॉज थ्रोन अपवर्ड। देखिए जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका गया, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका गया तो आपको बताना है कि उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो होगा वह कितना होगा। जब ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका गया तो आपको बताना है उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा, कितना वेलोसिटी से वो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की ओर जा रहा है। फिर आपको बताना है दैट टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है यानी कि 10 मीटर हाइट जो है वहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगा। पहला तो आपको बताना है कि उसका वेलोसिटी क्या होगा, और दूसरा आपको बताना है कि वहाँ तक पहुँचने में उसको टाइम कितना लगा, ठीक है। तो देखिए आपका डिस्टेंस दे रखा है 10 मीटर। आपका देखिए फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर 0 मीटर पर सेकेंड होगा। फाइनल क्यों 0 होगा, देखिए आपको क्या बोल रहा है कि जब हम लोग उसको फेंके तो कितना हाइट तक जाके रुका, तो कोई हाइट तक जाके रुका तो 10 मीटर का हाइट पे वो जाके क्या हुआ, रुक गया, इसलिए हम लोग यहाँ फाइनल वेलोसिटी लेंगे 0। और यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन लिए -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग माइनस क्यों लिए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वह ऊपर की ओर है, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वह ऊपर की ओर है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह नीचे की ओर काम कर रहा है। ऑब्जेक्ट का मोशन ऊपर की ओर है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव में लिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, कि कहने का मतलब है कि आप फ्री फॉल से क्या समझते हैं, यानी कि फ्री फॉल का डेफिनेशन दीजिए, ठीक है। देखिए आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्री फॉल, आप फ्री फॉल से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर आप लिखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लिखिएगा, एक काम करते हैं हम लिख देते हैं आपको, उसके बाद दिखाते हैं, ठीक है। देखिए फ्री फॉल क्या होता है, तो ए फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी देन इट इज कॉल्ड फ्री फॉल। कह रहा है हम लोग वैसे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल बोलेंगे जब वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव के कारण अर्थ की ओर आएगा, तो हम लोग उसे बोलेंगे फ्री फॉल। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव के कारण अर्थ की ओर गिरेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे फ्री फॉल, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या समझते हैं। देखिए ये चीज़ को हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा, कोई कॉपी में नोट कर दीजिएगा, ठीक है, कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम अ सर्टेन हाइट देन इट्स वेलोसिटी चेंजेज and this change in velocity produces acceleration in the object which is known as acceleration due to gravity। एक बार और बोलते हैं, when an object falls freely towards the surface of earth from a certain height then its velocity changes and this change in velocity produces acceleration in the object which is known as acceleration due to gravity। हिंदी में समझाते हैं हम आपको। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस की ओर गिर रहा है कोई निश्चित हाइट से, कोई सर्टेन हाइट से, ठीक है, तो उसका जो वेलोसिटी है वह चेंज होगा, ठीक है। तो वेलोसिटी चेंज होगा तो वहाँ पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ना वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोड्यूस हुआ। जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की ओर आएगा तो वहाँ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वेलोसिटी जो है चेंज करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वह अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्रोड्यूस हुआ, इसलिए हम लोग उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। उम्मीद करते दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको बढ़िया से मिल गया होगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग समझते हैं कि मास क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं, एक मिनट, देखिए मास क्या है। देखिए यहाँ पर आपका वेट भी आ गया, हमको शुरू वाले लेक्चर में ही बताए थे कि मास और वेट में हम आपको अंतर बताएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो आज हम लोग मास देख लेते हैं
वेट हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। मास, वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। देखिए बोल रहा है कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है हम लोग उसको इनर्शिया के रूप में मेजर करते हैं। ठीक है, इनर्शिया कहने का मतलब है जड़त्व। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 9 में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, वी हैव ऑल्सो लर्न दैट ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसमें उतना ही ज़्यादा इनर्शिया प्रोड्यूस होगा, इनर्शिया होगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए इसका मास कुछ, ये ऑब्जेक्ट है इसका मास कुछ होगा तो इसमें इनर्शिया भी कुछ होगा। ठीक है, ये हल्का है, ये ऑब्जेक्ट जो है मान लीजिए हल्का है इस मार्कर की तुलना में। ठीक है, तो ये जो शार्पनर है इसका जो इनर्शिया होगा या इसका जो मास होगा वो अलग होगा और ये जो मार्कर है इसका मास अलग होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या बोलता है, इट रिमेन्स द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन द अर्थ द मून और इवन इन द आउटर स्पेस। देखिए क्या बोल रहा है, सो बोल रहा है यदि आप इस मार्कर को अर्थ में रखो, ठीक है, या मून में रखो या सन में रखो या आप आउटर स्पेस यानी कि कहीं भी स्पेस में आप कहीं भी रखो, ठीक है, इसका जो मास होगा वो मास चेंज नहीं करेगा। देखिए क्या बोल रहा है, सो दस द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंट, जो ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वह कॉन्स्टेंट होगा एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाइए तो ऑब्जेक्ट का जो मास है वह चेंज नहीं करेगा। आप अपने घर पे रहो, अपने स्कूल पे जाओ या आप कहीं भी जाओ इस वर्ल्ड में, ठीक है, या यूनिवर्स में आप कहीं भी जाओ, आपका जो मास है वो आपका मास चेंज नहीं करेगा, आपका मास जो होगा वह कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो मास से आपको यही समझना है कि आपका मास जो होता है, आप कहीं भी जाओ यूनिवर्स में, आपका मास जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, इतना समझिए। अब आता है वेट। ठीक है, वेट क्या होता है तो हम वेट आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर कहीं भी हल्का सा भी कन्फ्यूजन होगा तो पूछिएगा। ठीक है, कमेंट करके पूछिएगा, हम उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।